हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण की बात करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि हमें आज जो है इस पार्ट के कौन कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करनी है। तो अम्ल, क्षार और लवण को, अम्ल, क्षार और लवण को जानने से पहले हमें जो है वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इनको जान लेना जरूरी होता है। तो आज हम इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही चर्चा करने वाले हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और हमारी जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जो होती है, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, वो क्या होती है। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में जानने वाले हैं, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और वैद्युत अपघटन की क्रिया क्या होती है। और ऑरिनियस के द्वारा एक वैद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही जानना है इस पाठ में कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो आपने इससे पहले नाम अवश्य सुना होगा वैद्युत अपघट्य का। तो आइए जानते हैं कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है। तो कोई भी वैद्युत अपघट्य आप ले लीजिए और आप उसको जल में घोल दीजिए, उसका जो है जलीय विलयन बना लीजिए। जब भी आप किसी पदार्थ को जल में घोलते हो तब जो विलयन बनता है तो हम बोलते हैं कि संबंधित पदार्थ का ये जलीय विलयन है। तो जब भी आप किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोल देते हो तो उसमें अगर आप विद्युत प्रवाह करा दें, क्या करा दें, वैद्युत प्रवाह करा दें, तो हम उसी को कहेंगे कि ये वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। क्या है ये? वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। क्लियर हो गई बात। और वैद्युत प्रवाहित कराने पर आपका आपका वैद्युत अपघट्य जो होता है वो आयनों में टूट जाता है, वो आयनों में टूट जाता है, वो वियोजित हो जाता है। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। और जब आप वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह करते हो तो उस विलयन का अपघटन हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। तो मान लीजिए एग्जांपल के द्वारा समझना चाहें आप तो ध्यान से देखिए जरा। यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है हमारे पास, और इसको हमने जल में घोल लिया। इसमें घोल लिया, जल में घोल लिया। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी हमारे पास, इसको हमने जल में घोल लिया। तो जैसे ही आप जल में इसको घोलोगे तो ये आपका जलीय विलयन हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का। और जब जलीय विलयन, जैसे ही आप इसको जल में घोलोगे तो दो आयनों में टूट जाएगा, H+ और Cl-, H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब अगर आप इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अगर आप इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मान लीजिए वैद्युत सेल की सहायता से हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो सेल में आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो कैथोड जो है उसको हम ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं और जो आपकी एनोड है उसको हम धन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आपका जो कैथोड होगा, जो ऋण इलेक्ट्रोड होगा, इसके पॉजिटिव पार्ट को H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सेम उसी तरह आपका जो एनोड होगा वो Cl- को, क्लोराइड आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस तरह से जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड में वैद्युत प्रवाह कर दोगे इसके जलीय विलयन में, तो इसका अपघटन हो जाएगा और आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल जाएगी। समझ गए? यही है आपका वैद्युत अपघटन। क्या है ये? वैद्युत अपघटन है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है। तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं। अब इसी वैद्युत अपघटन के विलयनों से संबंधित, इनके आयनन से संबंधित ऑरिनियस ने अपना एक वैद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वैद्युत अपघट्य के गुणों को जानने के लिए। तो आइए हम अब उस सिद्धांत की बात कर लेते हैं।
तो सन 1887 में ऑरिनियस ने वैद्युत अपघट्य विलयनों से संबंधित अपना वियोजन का एक सिद्धांत दिया है, जिसके प्रमुख बिंदु मैंने जो है इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं। तो आइए एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वह दो प्रकार के आयनों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसा कि मैंने बताया आपको, किसी भी ऐसे पदार्थ को जब आप जल में घोल दें और वो विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाए तो हम उसे कहेंगे वैद्युत अपघट्य। क्या कहेंगे? वैद्युत अपघट्य। तो इसकी चर्चा जो है हम पिछले वीडियो में शायद कर चुके हैं, अगर नहीं की तो दोबारा एक बार फिर सुन लीजिए आप ध्यान से कि कैसे आयनन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास साधारण नमक है। क्या है? साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड है आपके पास। आप उसको जल में घोलेंगे। इसमें घोलेंगे, जल में घोलेंगे। मान लो आपके पास NaCl है, तो जैसे ही आप इसको जल के संपर्क में लाओगे, ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। Na+ और Cl- आयनों में इसका वियोजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो जल आपका जो विलायक है, जो जल है, वो द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसकी भांति व्यवहार करता है, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अगर आप जो है जल का फॉर्मूला देखें तो आपका होता है H2O। क्या होता है? जल का फॉर्मूला है हमारा H2O। तो आपके वाटर में भी दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है H+ और दूसरा आपका होता है O-। क्या होता है? O-। क्लियर हो गई बात? ये आपका जो है वाटर द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। वाटर में आपके जल के अणु में हाइड्रोजन आवंधन पाया जाता है, जिसके कारण जो है जो ऑक्सीजन है आपकी, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे कि हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश होता है और आपका जल का अणु डाइपोल की तरह व्यवहार करता है, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो जैसे ही आप जल में सोडियम क्लोराइड को घोलते हो तो जल का धनात्मक सिरा अर्थात आपका हाइड्रोजन आयन जो है क्लोराइड आयनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और आपका ये जो ऑक्सीजन आयन है, ऑक्साइड आयन है, ये आपके सोडियम आयनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, और इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का जल में आयनन हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरह किसी भी विलायक में जब आप किसी पदार्थ को घोलें और वो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाए तो हम कहते हैं कि ये वैद्युत अपघट्य है, और उसका विलयन कहलाता है कि ये विलयन वैद्युत अपघट्य का विलयन है, इलेक्ट्रोलाइट का विलयन है। क्लियर हो गई बात? तो जैसे ही आप घोलते हो सोडियम क्लोराइड को जल में, तो ये जो है सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयनों में टूट जाता है, यानी धन आयन और ऋण आयनों में टूट जाता है, और यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है आयनन। क्या कहलाती है? आयनन प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गई बात आपको? अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या अणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि आपके ये जो परमाणु, इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड में दो परमाणु थे, एक सोडियम था, एक क्लोरीन था। जैसे ही आपने इसको विलायक में घोल दिया तो ये आयनों में टूट गया, आयनों में टूट गया। Na+ आयन और क्लोराइड माइनस आयन में ये टूट गया। तो इन दोनों को अब हम परमाणु ना कह के आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको धन आयन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको ऋण आयन। अर्थात ये सोडियम धन आयन है और ये क्लोराइड ऋण आयन है। इनमें जो है सोडियम क्लोराइड का आयनन हो गया। क्लियर हो गई बात? थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट, वैद्युत अपघट्य में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या बराबर होती है, अतः विलयन उदासीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आप किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलोगे तो जितने धन आयन बनेंगे उतने ही ऋण आयन बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सोडियम क्लोराइड का इतना बड़ा टुकड़ा लेकर के आपने जल में घोल दिया, तो जितना सोडियम आयन होगा उस विलयन में उतना ही क्लोराइड आयन होगा, अर्थात जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। क्लियर हो गई बात? तो जितना भी धनावेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, और विलयन की जो प्रकृति होगी वो उदासीन होगी, अर्थात विलयन ना तो धनावेशित होगा ना तो ऋण आवेशित होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी विलयन में जो है धनावेश और ऋण आवेश दोनों की मात्राएं समान होती हैं तो क्या होता है? वो विलयन उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयनन की प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जब वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वैद्युत अपघट्य के
साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलोगे तो उसका आयनन होना शुरू हो जाएगा, उसका आयनन होना शुरू हो जाएगा। और ये आयनन तब तक होगा जब तक विलयन में धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बराबर नहीं हो जाती। क्लियर हो गई बात? जैसे ही विलयन में धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो उसी तभी आपका जो आयनन होगा वो रुक जाएगा, और उस स्टेज को हम कहेंगे साम्यावस्था। क्या कहेंगे? साम्यावस्था। तो क्लियर हो गई बात? तो आयनन की प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों वियोजित होकर के आयन का निर्माण कर रहे हैं, A+ और B-, मान लीजिए हमारे पास कोई वैद्युत अपघट्य AB था, उसका वियोजन हुआ और A+ और B- आयन बने, और यही प्रक्रिया रिवर्स भी होती है। अर्थात जितने A+ और B- आयन होंगे विलयन में, उतने ही आपके AB परमाणु या AB के अणु भी होंगे। क्लियर हो गई बात? ध्यान से समझिए, उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। यहां पर जैसे मान लीजिए आप जो है सोडियम क्लोराइड को घोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को आपने घोला जल में, इसमें घोला सोडियम क्लोराइड को आपने जल में घोला। तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड को आप जल में घोलोगे तो Na+ और Cl- आयन बनेंगे। तो Na+ और Cl- जो आयन बनेंगे वो संख्या में बराबर होंगे। उसके अलावा विलयन में आपका जो NaCl जो सोडियम क्लोराइड है वो भी मौजूद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सोडियम क्लोराइड को आप जल में घोलोगे तो सोडियम क्लोराइड का 100% हिस्सा पूरी तरह से जल में विलय नहीं हो जाएगा। कुछ हिस्सा उसका बचा रहेगा जो आयनित नहीं होगा, जो आयनित नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य के विलयन में जितना आपका धन आयन और ऋण आयन होगा, उतने ही संख्या में आपके NaCl के अणु भी होंगे, आपके NaCl यौगिक के अवयव भी मौजूद होंगे उस विलयन में। क्लियर हो गई बात? और इसी बात को हम इक्वेशन के द्वारा दिखा सकते हैं कि आपका AB एक अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य है, इसका आयनन जब आप कराओगे तो A+ और B- आयन बनेंगे। ठीक? और साम्यावस्था जब आ जाएगी, अर्थात धन आयनों ऋण आयनों की संख्या बराबर जब हो जाएगी तो आयनन की प्रक्रिया रुक जाएगी और एक स्थिरांक स्थापित हो जाएगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा। और इसी को हम इक्वेशन के द्वारा दिखा सकते हैं कि जितना आपका A+ और B- आयन होगा, उतने का ही अनुपात आपका विलयन में वैद्युत अपघट्य का भी होगा, वैद्युत अपघट्य का भी होगा। और ये बराबर हो जाएगा हमारा K के, और जहां पर ये जो K है आपका वो वियोजन स्थिरांक है। क्या है ये? वियोजन स्थिरांक। अर्थात जब साम्यावस्था वैद्युत अपघट्य के विलयन में आ जाएगी तो आपका जो आयनन है या वियोजन जो है वो रुक जाएगा, आगे अब आयनन की प्रक्रिया नहीं होगी। आप चाहे जितना जो मर्जी करते रहिए, अब आयनन आगे नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट 5वां, वैद्युत अपघट्य के अणुओं का जो भाग आयनित हो जाता है उसे आयनन या वियोजन की मात्रा कहते हैं। अभी मैंने बता ही दिया आपको ये कि वैद्युत अपघट्य के विलयन में जब आप जल मिलाएंगे, यानी जल में घोलोगे वैद्युत अपघट्य को ले जाकर के, तो वो 100% यानी उसका 100% आयनित नहीं होगा। केवल वो हिस्सा जो जल में घुल जाएगा, आयनित हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे आयनन या वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर हो गई बात? वैद्युत अपघट्य का वह हिस्सा जो विलायक में घोलने पर घुल जाता है, वही आपका आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। क्लियर है? अगला पॉइंट, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों तथा उनके आवेशों पर निर्भर करती है। वेरी इजी कि आपका वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है, जब आप उसको जल में घोल दिया आपने वैद्युत अपघट्य को, तो आयन बन गए। क्या बन गए? आयन बन गए। जैसे NaCl को जल में घोला तो Na+ और Cl- आयन बन गए, और इन आयनों पर आवेश होता है। जैसे सोडियम आयन पर धन आवेश है और क्लोराइड आयन पर ऋण आवेश है। और आपको पता है कि जब भी विलयन में आवेश प्रवाह होता है तो वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। आपको ने जो है पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। अगर विलयन में आवेश का प्रवाह हो रहा है, अर्थात उसमें वैद्युत धारा बह रही है। तो सेम वही चीज यहाँ भी है कि वैद्युत अपघट्य के विलयन में जितने ज्यादा आयन होंगे उतने ज्यादा आवेश होंगे, और जितने ज्यादा आवेश होंगे उस वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उतनी अधिक होगी।
ठीक है। आवेश की मात्रा बढ़ाने पर वैद्युत धारा की मात्रा बढ़ जाएगी ना, आपको पता ही है ना। जैसे जैसे जो है वैद्युत अपघट्ट के विलयन में आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वैद्युत धारा बढ़ जाएगी। बस शर्त ये है कि आवेश जो है वो जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश बराबर मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए वैद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 कूलाम धनावेश है, अगर 1 ही कूलाम ऋणावेश भी उसमें हो गया तो आपका वैद्युत अपघट्ट का विलयन उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर बराबर मात्रा में होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे और आपका परिणामी आवेश शून्य हो जाएगा और वैद्युत अपघट्ट का विलयन आपका उदासीन हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे आपके धनावेश या ऋणावेश की मात्रा वैद्युत अपघट्ट के विलयन में बढ़ती है, आपके वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता बढ़ जाती है। वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता बढ़ जाती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है और वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं हम कि वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। अब मान लीजिए आप जो है जल में या किसी अन्य विलायक में आप किसी वैद्युत अपघट्ट को घोल रहे हो तो उसकी मात्रा जो है किन कारकों के द्वारा प्रभावित हो सकती है उस पर हम चर्चा कर लें। तो उससे पहले मैं उस पर आगे बढ़ूं तो आप इन सभी चीजों को जो है समझ लीजिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वैद्युत वियोजन सिद्धांत का और अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो हम आगे बात करते हैं जो है आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं हम आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अगर उन फैक्टर्स को जो है घटा बढ़ा दिया जाए तो आपका जो आयनन होगा वो कम ज्यादा हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग कि वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन। तो पहला कारक है हमारा वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। पहला कारक क्या है? वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति ये क्या है? वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। देखिए जो आपका जो वैद्युत अपघट्ट है वो 2 तरह का होता है। वैद्युत अपघट्ट आपका 2 तरह का होता है। पहला है आपका प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, और दूसरा है आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करेंगे, जो है प्रबल वैद्युत अपघट्ट का प्रयोग करोगे तो आयनन की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्ट की खासियत ये होती है कि उसका आयनन जल या किसी अन्य विलायक में लगभग पूरी तरह से हो जाता है। तो आपके प्रबल वैद्युत अपघट्ट के उदाहरण है हमारे पास NaCl और है हमारे पास KOH, HCl, KNO3। ठीक, ये सब आपके प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब आपके प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं। अगर आप इनको जल में घोलोगे तो इनका आयनन 100% हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए आयनन की मात्रा इस केस में ज्यादा होगी। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में आपका है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का। तो ये पूरी तरह से 100% जो है ये जल में आयनित नहीं होता है, तो ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। तो समझ गए? पहला फैक्टर है हमारा वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति जो आयनन की मात्रा को प्रभावित करती है। अगर आप प्रबल वैद्युत अपघट्ट का प्रयोग कर रहे हो तो आयनन की मात्रा अधिक होगी, आयन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि
क्योंकि वैद्युत अपघट्ट जो है पूरी तरह से जल में आयनित हो जाएगा, जल में घुल जाएगा, आयनन की मात्रा ज्यादा होगी और दुर्बल वाले के केस में आयनन की मात्रा कम होगी। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है हमारा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति दूसरा फैक्टर है हमारा विलायक की प्रकृति। अब ये क्या है विलायक? विलायक मतलब आप जानते हो कि कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को घोला जाता है वो कहलाता है विलायक। जैसे आप जो है जल में वैद्युत अपघट्ट को घोल रहे हो ना, तो जल आपका हो गया विलायक। क्या हो गया? विलायक। सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं विलायक, तो जल यहाँ पर सॉल्वेंट है। अगर आप जो है जल का प्रयोग करते हो विलायक के रूप में तो आपकी आयनन की मात्रा अधिक होती है। आप जो है जल के अलावा जो है अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हो, ईथर का प्रयोग कर सकते हो, फिनॉल का प्रयोग कर सकते हो, ये भी विलायक है आपके। क्या है? विलायक है। लेकिन जो जल है आपका वो आयनन के लिए श्रेष्ठ विलायक माना जाता है, अर्थात आयनन की मात्रा जल में घोलने पर सर्वाधिक होती है। तो विलायक की प्रकृति जो है महत्वपूर्ण फैक्टर है आयनन की मात्रा डिसाइड करने में, आयोनाइजेशन की वैल्यू डिसाइड करने में। आपकी जो सॉल्वेंट का नेचर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो जल जो है आपका वो सबसे अच्छा विलायक माना जाता है आयनन के लिए। ठीक, तो तीसरा फैक्टर है हमारा विलयन का सांद्रण। विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है सांद्रण? आपको पता होगा कि विलयन दो तरह के होते हैं, एक आपका सांद्र विलयन और एक आपका तनु विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम होती है वो आपका सांद्र विलयन कहलाता है, और ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है वो आपका तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, तो विलयन का सांद्रण किस प्रकार आयनन की मात्रा को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर यह है कि जो विलयन जो आयनन की मात्रा जो होती है वो विलयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे आप विलयन को सांद्र करोगे उसमें आयनन की मात्रा कम हो जाएगी, आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप विलयन को सांद्र करोगे, सांद्र करने का मतलब कि जल की मात्रा घटा दीजिए और आप जो है वैद्युत अपघट्ट की मात्रा को बढ़ा दीजिए, तो आपके आयनन की मात्रा कम हो जाएगी, आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। तो सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि तनु विलयनों में आयनन की मात्रा अधिक होती है। यानी ऐसा वैद्युत अपघट्ट का ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक है उसमें आयनन की मात्रा भी अधिक होगी, उसमें आयनन की मात्रा भी अधिक होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला फैक्टर है हमारा विलयन में सम आयन की उपस्थिति। विलयन में सम आयन की उपस्थिति। सम आयन की उपस्थिति। ठीक, ये भी एक फैक्टर है आपका जो है वैद्युत अपघट्ट की मात्रा को, सॉरी आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाला। हाँ, सम आयन का मतलब होता है समान आयन। सम आयन का मतलब क्या होता है? समान आयन। अगर वैद्युत अपघट्ट के विलयन में आपका सम आयन मौजूद हो, एक ही तरह का आयन मौजूद हो, तो आपकी आयनन की मात्रा कम हो जाती है, आपकी आयनन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है आपका जो आपका आयनन या वियोजन की मात्रा को प्रभावित करता है कि अगर वैद्युत अपघट्ट के विलयन में एक ही प्रकार का आयन अधिक हो तो आयनन की मात्रा आपकी कम हो जाएगी, आयनन की मात्रा आपकी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर्स थे आपके जो आपके आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है ताप में वृद्धि। ताप वृद्धि, ताप अगर आप जो है विलयन का टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी आपने वैद्युत अपघट्ट को जल में घोला है, अगर उस विलयन का ताप अगर आप बढ़ा दें तो आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, आयनन आपका तेजी से होने लगेगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसका कारण ये है कि जब आप विलयन को गर्म करोगे तो उसके अंदर उपस्थित जो आयन है, आपके जो अणु हैं, उनको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, उनको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी और आयनन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए जो वैद्युत अपघट्ट के विलयन में आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। क्लियर है?
तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, उसके अलावा हमने ये देखा कि वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है, उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, ये भी हमने देख लिया। और आगे हमने ये देखा कि जो आयनन की मात्रा होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है अपना बेसिक जान लिया है अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ने से पहले। तो अब अगले वीडियो से हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की, कि अम्ल क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुणों की भी हम बात करेंगे, और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, लवण का निर्माण किस प्रकार होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों पर हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप जो है वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अपघटन को जो है अच्छे से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अम्ल, क्षार तथा लवण को शुरू कर रहे हैं। अम्ल, क्षार तथा लवणों की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग जो है रेडी करिए इस चीज को। धन्यवाद।